दोस्तों आज हम टीटीएमएल को डिस्कस करने वाले यानी टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड को। यहाँ पे कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है और रिजल्ट की क्या संभावना बन सकती है और आगे क्या संभावना है इस स्टॉक को लेकर। वैसे तो स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका है अपने ऊपर के लेवल से, लेकिन अभी भी कोविड काल से स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया, क्योंकि कोविड काल में स्टॉक ₹1 ₹2 के आसपास था। आगे की क्या संभावना, इसकी क्या रणनीति बन सकती है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे क्वार्टर 4 के जो आंकड़े शेयर होल्डिंग पैटर्न के वो भी हमारे सामने आ चुके हैं, कैसे है, निवेश किसका कितना है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। रिलायंस पावर की बात करें, यहाँ पे 2 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये छोटे पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पिछले दिनों ये स्टॉक बहुत तेज़ी से फिर से दौड़ने लगा है और क्या फिर से ये अपनी नई हाई बनाएगा, जो इसने पुरानी 25 की हाई बनाई थी उससे ऊपर जा सकता है, या फिर स्टॉक में फिर गिरावट होगी। क्योंकि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की ये जो कंपनी है, इसको लेकर अनिल अंबानी ने काफ़ी ज़्यादा अपनी संभावना पॉजिटिव की हुई है। उन्होंने अपनी होल्डिंग को भी बढ़ाया, अपने गिरवी शेयरों को भी छुड़ाया। क्या है आगे की संभावना। और विप्रो की अगर बात करें तो पूरा आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा दबाव में, जब से रिजल्ट आया इन्फोसिस का उसके बाद में बहुत भारी गिरावट हुई है। लेकिन कंपनी का रिजल्ट भी आने वाला है, उसके पहले रिसर्च एनालिस्टों की क्या राय है विप्रो को लेकर, क्या विप्रो में इस समय गिरावट का फायदा उठा के निवेश करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे। एक और कंपनी को हम डिस्कस करने वाले जो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे बोनस देने जा रही है, बहुत ही शानदार इसका कामकाज है और एक तरह से ये मल्टीबैगर साबित हुआ। पिछले 6 महीने में ही बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। अब आगे की क्या संभावना बन रही है। सबसे पहले अगर हम टीटीएमएल की बात करें तो इस समय 12 बजे के आसपास का टाइम है, स्टॉक 61 के आसपास ट्रेड कर रहा है 0.24% की गिरावट के साथ में। रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 975% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से इसने 2352% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। एक तरह से ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है पिछले 3 साल में कोविड काल में। 1 ईयर के हिसाब से वापस 62% की गिरावट हो चुकी है ऊपर के लेवल से। 3 मंथ के हिसाब से भी 27% गिरा है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से देखें तो इसमें फिर से 8% की रिकवरी हो चुकी है। तो काफ़ी शानदार इसने रिटर्न दिया है, निचले लेवल से भी फिर से रिकवर भी होने लगा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है। 24 तारीख इसी महीने की रिजल्ट होगा हमारे सामने क्वार्टर 4 का। तो यहाँ पे देख सकते हो कि डेट आ चुकी है और काफ़ी कम समय बचा। आप देख सकते हो 3-4 दिन में रिजल्ट हमारे सामने होगा और इसके लिए कंपनी की तरफ से इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को भी क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि सेबी का लूप जो रूल्स बना हुआ उसके तहत कोई भी एक बार रिजल्ट की संभावना बन जाती है उसके बाद में कंपनी से संबंधित लोग उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उनको फ़ायदा होता है कि कैसे रिजल्ट है उसके हिसाब से वो उसका मिसयूज न कर ले। अब यहाँ पे इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी हमारे सामने आ चुकी है, जिसमें बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की हुई है। आप देख सकते 31 मार्च के ये लेटेस्ट आंकड़े, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप ने यहाँ पे 1.08 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ने भी यहाँ पे 1.03 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने यहाँ पे 0.96 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने भी यहाँ पे 0.32 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा देख सकते हो मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.27 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.26 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने यहाँ पे 0.21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा देखें तो ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने भी 0.18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आदित्य बिरला SL निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.13 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड ने 0.10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे जम के खरीदारी कर रहे हैं। तो जिस स्टॉक के अंदर अगर म्यूचुअल फंड की भारी खरीदारी तो समझ सकते हो कि उसमें रिस्क कम हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी सबसे जो अच्छी बात है कि कंपनी लायबिलिटीज अपनी लगातार कम कर चुके हैं। मार्च 2021 में जहाँ पे 1509 करोड़ के आसपास थी, जो मार्च 2022 में घट के 1365 करोड़ के आसपास आ गई और सितंबर में ये 1295 करोड़ के आसपास आ गई। लगातार आप देख सकते हो कि हर क्वार्टर के बाद हमें लायबिलिटीज कम होती हुई दिखाई दे रही है। ये एक मजबूती का सबूत है, कंपनी काफ़ी मजबूत हो रही है। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 74.36% है, यानी अपर लिमिट के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। 75% की अपर लिमिट है और टाटा का मजबूत यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला हुआ है। टाटा सन्स और टाटा पावर की काफ़ी अच्छी इसमें हिस्सेदारी है। अब FI की बात करो 2.18% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये 2.16 हुई है, यानी बहुत मामूली FI की होल्डिंग कम हुई, यानी FI का भरोसा अभी भी बना हुआ है। DI की होल्डिंग 0.04% थी दिसंबर में, अभी भी वो अनचेंज है, यानी DI का भी निवेश बना हुआ है। जनरल पब्लिक की बात करें उनकी 23.40% की होल्डिंग थी, जो फिलहाल 23.43% के आसपास, यानी लगभग शेयर होल्डिंग पैटर्न वैसे ही है और ये इशारा है कि भरोसा बना हुआ है अभी भी।
आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है। पिछले 10 साल की अगर बात करें तो इस समय कंपनी का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। 10 ईयर के हिसाब से सेल्स -8% है, 5 ईयर के हिसाब से -17%, 3 ईयर के हिसाब से -5%। लगातार सेल्स निगेटिव था, लेकिन टीटीएम 1% पॉजिटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से आपको कोई भी अपडाउन देखने को नहीं मिलेगा। 5 ईयर के हिसाब से 2% पॉजिटिव था, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से -7% और इस टीटीएम 7% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही पिछले 10 साल में सबसे शानदार है, जो इशारा करे कि कंपनी आ गई है पटरी में। और इसका बिजनेस भी मॉडल भी बदल चुका है। पहले कंपनी का टेलीकॉम का बिजनेस, अब कंपनी वॉइस बेस्ड डाटा सर्विस प्रोवाइड करती है, जो काफ़ी शानदार और पॉपुलर भी है, तो दाव लगाया जा सकता है। अब हम चलते हैं रिलायंस पावर की तरफ। स्टॉक इस समय 12.25 के आसपास है और आप देख सकते हो इस समय कोई भी अपडाउन नहीं है, स्टॉक वहीं पर जहाँ पे कल था। पिछले एक महीने में देख सकते हो स्टॉक में 18% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली, 18.93 लगभग 19% की इसने तेजी देखा। निचले लेवल से इसने अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है। अगर रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 67% का निगेटिव रिटर्न है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 600% का बम्पर रिटर्न दे दिया स्टॉक है। यानी कोविड काल में ये स्टॉक भी ₹1 के आसपास था, इस समय देख सकते हो कि काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुका है। 1 ईयर के हिसाब से इसमें 16% की गिरावट हुई है, 3 मंथ के हिसाब से भी 11% की गिरावट है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से लगभग 19% रिकवर हो चुका है। कुल मिला के फिर से निचले लेवल से तैयार हो चुका है स्टॉक ऊपर जाने को। यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। जैसे कि इस समय देखें तो इंडिया अपने पावर सेक्टर के लिए आजू बाजू की जितनी कंट्रीज है, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, वहाँ पे अब डिस्कॉम के माध्यम से और ग्रिड के माध्यम से कनेक्टिविटी देने की तैयारी कर रहे हैं। यानी आने वाले समय इंडिया का जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज अब इंडिया के अलावा दूसरे देशों में भी होगा। इससे पहले देखें तो आप देख सकते हो कि अदानी पावर ने बांग्लादेश के अंदर बिजली देना शुरू कर दिया है, झारखंड से। और अब आप देख सकते हो कि नेपाल भी इसमें आगे बढ़ने लगा। नेपाल ने भी बहुत सारी इंडियन कंपनी के साथ में बिजनेस टाइप करना चाहे, ताकि इंडिया के माध्यम से जो बिजली का उत्पादन होगा, यानी आने वाले समय जिस तरह से ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आने वाला है इंडिया में, तो ये सब बिजली है वो नेपाल में दी जा सकती है। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है और ऐसे में आपको इसका रिलायंस पावर फायदा उठाती दिखाई दे सकता है। इससे पहले अगर देखें तो बांग्लादेश में उनका एक प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी इस समय कंस्ट्रक्शन के दौर में है और जल्दी पूरा होगा। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी गुंडी निकल के आ रही है। इसके अलावा देखें तो Q4 के इस बार जो रिजल्ट है वो बेहतर रह सकते हैं पावर सेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफ़ी अच्छा बढ़ा है। और ये भी जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि ये जो 5-6 महीने जो इस समय जो आने वाला जो क्वार्टर होगा वो भी बेहतर रह सकता है। यानी इस समय इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जिस तरह से बढ़ रहा है और रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी उसमें योगदान दे रहे हैं, स्टोरेज के लिए भी काम हो रहा है, तो ये सारी बातें जो इस सेक्टर को मजबूती प्रदान कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि समर सीजन में जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो 230 गीगावाट तक पहुंची, जो ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है। और ये कॉब जो देख सकते हो बड़ी एक उपलब्धि हो सकती है। इसके अलावा जो इस बार है सफिशिएंट स्टॉक है कोल का, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इस वजह से भी यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है वहाँ पे पूरी हो पा रही है। तो कुल मिला के इस समय एक मौका बन रहा है रिलायंस पावर में। रिलायंस पावर की रेटिंग देखें तो काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग इसकी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। ईपीएस रिटर्न इसकी वीक है क्योंकि 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार निकल रहे, लेकिन इसकी बायर डिमांड में देखें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, जो बहुत अच्छी बात है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ कमजोर है, 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, और ग्रुप रैंक में भी वीक है क्योंकि 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग। ओवरऑल इसकी रेटिंग अच्छी है। चलते हैं विप्रो की तरफ। इस समय स्टॉक की प्राइस 363 पर, जहाँ पे 0.79% की तेजी देखने को मिल रही है। अब स्टॉक में काफ़ी गिरावट की संभावना बन चुकी है, अब और गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है। यहाँ पे एक विप्रो ने बड़ा फैसला किया है। विप्रो ने जिस इस समय अपने जो नए फ्रेशर्स को जो पे एंट्री दी है, उनके लिए अब एक यहाँ पे एक इंटरेस्ट टेस्ट और रखा है। तो जो भी नए एम्प्लॉयज़ विप्रो ने ज्वाइन किए उनके लिए अब कहा गया है कि उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना होगा और उसमें पास होना होगा। जो भी कैंडिडेट इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर फेल होंगे उनको कंपनी में नहीं लिया जाएगा, यानी उनको फिर से कंपनी से निकाल दिया जाएगा। तो एक तरह से देखें तो ऑलरेडी वो पूरी तरह से सारी कंपटीशन फाइट करके कंपनी में जॉब के लायक बन चुके हैं, लेकिन अब उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग से और शुरू कर दिया गया है और उसमें पास नहीं होने पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। तो कुल मिला के देखिए विप्रो की तरफ से लगातार बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं। वो इस समय ज़्यादा करके नए एम्प्लॉयज़ को लेना नहीं चाहते। इससे पहले उन्होंने डिसीजन लिया था कि जो सैलरी है उसको आधा किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते इस जो प्रोग्राम का जो नाम रखा गया कि प्रोजेक्ट रेडनेस प्रोग्राम यानी PRP रखा गया है, और इसके माध्यम से ट्रेनिंग के माध्यम से जो एम्प्लॉयज़ पूरी तरह से क्लियर निकलेंगे उन्हीं को लिया जाएगा। तो एक तरह से देखें तो इस समय जॉब कट करने के ये सारे रास्ते तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया है IT कंपनियों के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि TCS हो, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा सब के सब 30% तक लगभग गिर चुके हैं ऊपर के लेवल से। किसी में ज़्यादा गिरावट है, किसी में कम गिरावट है। अब यहाँ पे देख सकते हो IT सेक्टर को लेकर जो ट्रेड प्लस के CEO है HK Josefa, उनका कहना है कि इस समय IT सेक्टर में गिरावट तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और एक अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। लॉन्ग टर्म में यहाँ पे निवेश किया जा सकता है, आने वाले समय अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखें तो CEO जो है SS ऑनलाइन के श्रेयस जैन, उनका भी कहना है कि
ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, IT इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा जो अब यहाँ पे बाई की कॉल निकल के आ रही है और अच्छे स्टॉक देख के IT में निवेश किया जा सकता है। उनके हिसाब से स्पेशली मिड कैप में मौका तलाशा जा सकता है और जिसमें ज़्यादा गिरावट है उसमें मौका जल्दी मिलेगा, उसमें एक अच्छी खासी रिकवरी देगी। तो विप्रो भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है और आने वाले समय में एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। अब जैसे कि देखो विप्रो के रिजल्ट का टाइम भी आ चुका, 27 अप्रैल को कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से देखें तो विप्रो के जो रिजल्ट में इस बार देखें तो इस बार जो है थोड़ा 0.6% के आसपास, 0.5% के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनका रिवेन्यू में कमी दिखाई दे सकती है। उनके हिसाब से जिस पिछले रिजल्ट हमने देखा है TCS और या फिर इन्फोसिस उनके रिजल्ट में कमजोरी देखी, वैसी ही कमजोरी यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। लेकिन निचले लेवल से खरीदारी का मौका बनता है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, तो दाव लगाया जा सकता है इस समय विप्रो में। सबसे जो अच्छी बात है विप्रो की, जो मार्च के जो हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया सबने FIDI ने। आप देख सकते हो फिलहाल प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 72.92% के आसपास है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। FI की बात कर सकते हैं, दिसंबर में उनकी 6.30% की होल्डिंग थी जो मार्च में 6.38% हुई, यानी देख सकते हो विप्रो में FI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। अगर DI की बात करो 7.80% के आसपास होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, इस समय 8.01% हुई है। तो बड़े फंड हाउस ने भी विप्रो में अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। म्यूचुअल फंड की बात करो 2.75% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो इस समय 2.79% हुई है। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। सिर्फ जनरल पब्लिक की होल्डिंग कम हुई, आप देख सकते हो 12.96% के आसपास दिसंबर में, इस समय 12.69% हुई है। तो जनरल पब्लिक के शेयर कम हुए, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो म्यूचुअल फंड FIDI ने जम के खरीदारी की और ये इशारा है कि इसमें दाव आपको लगाना चाहिए। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो आपको बोनस देने जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं अच्युत हेल्थ केयर लिमिटेड की। 81.5 पर स्टॉक है, जहाँ पे 5% का परसेंट लगा। पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 318% का बम्पर रिटर्न दे दिया, इसके से मल्टी बैगर साबित हुआ। 19 का स्टॉक इस समय 81 के आसपास है। सिर्फ अगर हम 1 मंथ की भी बात करें तो 57% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, यानी स्टॉक लगातार दौड़ा एक तरफा और अब कंपनी देने जा रही है यहाँ पे बोनस। कंपनी 1-2 के रेशो में बोनस देने जा रही है। इसकी एक्स बोनस डेट है 25/4/2023 और रिकॉर्ड डेट भी है 25/4/2023। तो उसके पहले अगर आप शेयर खरीदे तो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाए तो बिल्कुल आपको बोनस मिल सकता है। और कंपनी ऑलरेडी बहुत अच्छा रिटर्न दे चुकी है, लगातार दौड़ रहा है, दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।